अभी जैसे बारिश आई या बारिश आने वाली है, हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके आप देख रहे हैं इस पर फैला दिया जी। ये देखिए इसके नहीं फैला रखा, बारीक बारीक फैला रखा जी। इसके फैलाने में कितना समय लगा? कुछ ज़्यादा नहीं है, बारिश से पहले गिर रखा मेरे ख्याल से। बारिश से पहले गिर रखा। क्या होगा, बारिश की बूंद इस पर गिरेंगी। हाँ जी। और इसका रस जमीन के अंदर जाएगा। अब देखिए क्या, अभी इसको कुछ बनाना था क्या? ना पानी में घोलना, ना पानी के साथ घोलना, ना इसमें घोलना, ना उसमें घोलना। मुझे एक चीज़ जमी जी, ऊपर गिरने के बाद में जैसे ऊपर से हो गया जमीन में कड़वापन खट्टापन कुछ ना कुछ तो आता होगा मुझे, तो कीड़ा वगैरह तो नहीं लगेगा फिर मिट्टी? नहीं लगेगा, लगना मुझे कीड़े का। आप कहीं भी आप और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, बायोलॉजिकल इनपुट बढ़ जाएंगी, कार्बनिक अम्ल बनेंगे जमीन। नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मिंग राठौर चल पे रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही शानदार किसान के पास में यहाँ पे आए हैं। पद्म श्री प्राप्त अवार्ड से सम्मानित अपने भारत भूषण त्यागी जी हैं। बीटा बुलंदशहर में एक जगह पड़ती है, ये वहाँ से है। और समग्र पद्धति के लिए 2019 में इन्हें पद्म श्री जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है, और एक किसान के तौर पे इन्होंने समग्र पद्धति के तौर पे लिया, जो कि जैविक विधा का भी एक नवीनतम रूप है। किस तरह से क्या नहीं है, पूरी प्रॉपर जानकारी आज भारत भूषण त्यागी जी द्वारा आप सभी को मैं कराने जा रहा हूँ। अभी हम सीधा उनके खेत में चलते हैं। ये तो उनकी कार्यशाला होगी। अभी भी किसानों के लिए यहाँ पे क्लासेस वगैरह बनाने के लिए, चलाने के लिए काफ़ी कुछ व्यवस्था इस्टेब्लिश करवा रहे हैं यहाँ पे। तो सीधा उनके खेत में चलते हैं, अब उनसे बातचीत करते हैं। देखो किसान भाई, उनके खेत में आगे विविधीकरण आपको दिखना शुरू हो गया होगा। ये मेरे ख्याल से गन्ने की पौध वगैरह या बीज वगैरह इन्होंने पता नहीं कौन सी पद्धति से लगा है। पूरी जानकारी यही देंगे। समक हर्बल उद्यान नर्सरी देख सकते हैं आप, आपको यहीं से दिखा रहा हूँ। काफ़ी कुछ विविधीकरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और समय ना गवाते हुए सीधा हम उनके पास में चलते हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। अपना एक बार अच्छे से परिचय करा दो। सब परिचित है आपसे, फिर भी कुछ नए लोग हैं। पद्म श्री आपने लिया है, तो कृपया करके अपना उसी अनुरूप इंट्रोडक्शन करा एक बार। किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम आप थोड़ा सा इधर हो जाइए। हाँ, मेरा नाम भारत भूषण त्यागी है। और वैसे तो मैं आप लोगों से बार बार बात करता ही रहता हूँ। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम भारत भूषण त्यागी है। और आज ये सज्जन हमारे खेत पर आए हैं, और इनका आना इसलिए भी बहुत सुखद है कि इनके माध्यम से कहीं ना कहीं फिर हम आप लोग आपस में बातचीत करते हैं, आपस में मिलते भी हैं, एक दूसरे को देखते हैं, और उन सब चीज़ों से बहुत सारी बातों को हम जान भी लेते हैं जी। बिल्कुल। और खेती सही मायने में जानने का ही काम है। तो आज मैं इनका स्वागत करता हूं। और जो संदर्भित विषय हैं उनमें 3-4 विषयों को ज़्यादा रखा गया है। इनकी इच्छा ये थी कि एक तो जैविक और प्राकृतिक खेती में हाँ जी किसानों को जो कहीं ना कहीं असमंजस होता है, उसके बारे में उनको एक सही जानकारी क्या होगी। दूसरी बात यह कि प्रकृति की व्यवस्था और खेती में क्या संबंध है, और इस संबंध के आधार पर किसानों को लागत और बाजार के चक्र में फंसना चाहिए या प्रकृति की व्यवस्था को समझना चाहिए। एक दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह कि किसान यदि अच्छी आमदनी खेती से लेना चाहता है तो उसका तरीका क्या हो सकता है। तो उसका तरीका किसान भाइयों यही हो सकता है कि किसान अब उत्पादक से व्यवसायी बन जाए। व्यवसाय बनने का मतलब है कि वो उत्पादन भी करे, उसका प्रमाणीकरण का भी ध्यान रखे, प्रोसेसिंग भी करे, ब्रांडिंग पैकेजिंग करे, और अच्छे तरीके से मार्केट करे, मिलकर खेती करे जैसे हमारे पूर्वज खेती करते थे। खेती किसान का काम नहीं था पहले, किसान परिवारों के समूह का काम था। पूरा गांव खेती से जुड़ा था, और गांव के वो परिवार जो खेती जिनके पास ज़मीन थी और दूसरे परिवार जिनके पास ज़मीन नहीं थी, सभी मिलकर खेती करते थे। इसलिए खेती परिवार के रूप में, गांव के रूप में हमारा एक साझा कार्यक्रम है। इसको आज हमें समझना है। ये 3 मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही बात है जी, आपने बहुत ही अच्छी प्यारी बातें आपने बताई। अब थोड़ा ज़मीन से मेरे को बताओ। हाँ। किस तरह से ये चीज़ें सफल रही है, क्या क्या आपने करा, नई नई चीज़ें आपने लेकर आए। देखो भैया, पहला सवाल है कि जैविक और प्राकृतिक खेती के अंतर संबंधों को लेकर या किसानों को इस दिशा में क्या सोचना है। तो भारत सरकार का ही नहीं, पूरी दुनिया का इस बात की ओर ध्यान गया है कि रसायनों से मुक्त होने की, रसायनों के आधार पर हमने उत्पादन तो बढ़ाया और बढ़ भी गया। उसमें सभी का, वैज्ञानिकों का, सरकारों का,
और समाज का, किसानों का, सबका उसमें सहयोग है और उनका सबका सम्मान भी हम करते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन ये कुछ बातें छूट गई और वो छूटी हुई बातें लंबे समय तक हमारे ध्यान में नहीं रहीं, इससे वो आज हमारे लिए बहुत बड़ी परिस्थिति नहीं बल्कि चुनौती बन गई। जैसे ज़मीन कमज़ोर हो रही है, पानी का प्रदूषण बढ़ गया, दोहन बढ़ गया, खाने पीने की चीज़ों में जहर बढ़ गया, पर्यावरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा, ऋतु बदलने लगी, प्रकृति में असंतुलन होने लगा, जैव विविधता कमज़ोर होती गई, आदमी का स्वास्थ्य कमज़ोर हुआ, असाध्य बीमारी होती चली गई। नाना प्रकार के सवाल ऐसे हैं कि जो बढ़े हुए उत्पादन के सामने उससे बड़ी चुनौती के रूप में दिख रहे हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसमें जो अति उत्पादन की स्थिति पे किसान ने पहुंचने की कोशिश करी है, काफ़ी हद तक पहुंच भी गया। उस चीज़ों से तो हमारी ज़मीन, हमारा खुद का स्वास्थ्य या ज़मीन की प्रकृति भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हरास हर चीज़ में नुकसान है ये चीज़। देखिए, अति उत्पादन के लिए जाना किसान की जिज्ञासा रहती है और भारत सरकार की नहीं, हमारे देश की भी ज़रूरत है कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती है, आवश्यकताएं बढ़ती हैं, तो हमको ज़्यादा उत्पादन करने की ओर ध्यान जाता है। लेकिन ज़्यादा उत्पादन के तरीके को समझना ज़रूरी है। जी। प्रकृति में ज़्यादा उत्पादन का तरीका विविधता है और हम उसको एक फसल से लेना चाहते हैं। तो एक फसल के लिए जितना प्रयास हम लोगों ने किया वो अब ठहर चुका है। उसमें किसानों की लागत बढ़ रही है बल्कि उत्पादन बढ़ना बंद हो गया है। ये गन्ने के बारे में बता रहे हैं आप? केवल बिल्कुल गन्ने की बात नहीं, आप किसी चीज़ का करिए, क्योंकि इस बेल्ट में गन्ने का ज़्यादा प्रयोग है। जी। तो गन्ने का भी मैनेजमेंट हमको समझना होगा, क्योंकि गन्ना यदि एकल फसल प्रणाली के रूप में आप बार बार हर 2-3 साल के बाद काटोगे लगाओगे या हर साल ही काटोगे लगाओगे, तो गन्ने और ज़मीन के बीच का एक बहुत बड़ा विरोध खड़ा हो जाता है। नाना प्रकार की बीमारियां आती हैं, किसानों को संकट में फंसने का भय रहता है, गुणवत्ता गिरती है, उधर हमारे मिल भी कमज़ोर होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको गन्ने की खेती भी सावधानीपूर्वक करने की ज़रूरत है। उसमें क्या सावधानी है? गन्ने को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दूरी के नियम के साथ में उसका क्षेत्रफल सुनिश्चित करना। अंग्रेजी भाषा में देखेंगे तो लॉ ऑफ डिस्टेंस के आधार पर हम स्पेस मैनेजमेंट को समझ लें। स्पेस मैनेजमेंट किसान भाइयों वो चीज़ है कि जब हम अपने खेत में थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लगाते भी हैं तो देखते हैं कि इसको कैसे, कहाँ लगाऊं, इसको किसके साथ लगाऊं, इसको कितनी दूरी पर लगाऊं, कितना क्षेत्रफल इसको दूंगा, उससे मेरी क्या आमदनी बढ़ेगी, मेरे घर की क्या ज़रूरत पूरी होगी। तो नाना प्रकार की दृष्टि के साथ हम खेती के तरीकों की समझते हैं। लेकिन आज हमारा दृष्टिकोण केवल एक है, वो ये है कि किसान की सम्मानजनक आमदनी कैसे बढ़ जाए। बिल्कुल जी। और हम केवल गन्ने के पीछे नहीं, गन्ना भी करें, लेकिन गन्ने के साथ और क्या क्या कर सकते हैं और कितनी सुंदर फसलें गन्ने के साथ लगाई जा सकती हैं। और मैं कहूँगा कि उत्तर भारत में ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर गन्ने के किसान बहुत ही प्रखर मानसिकता के साथ काम करते हैं, बहुत ही हिम्मत के साथ काम करते हैं। देखो जी, वर्तमान की स्थिति तो कहीं ज़्यादा भयावह है। हाँ, सच्चाई है भी। देखो, चाहे कीट पतंगे हो, इंसेक्ट हो, पेस्ट हो, कुछ भी हो, और फर्टिलाइजर भी कहीं हद से ज़्यादा करा है अति उत्पादन के मामले में। बाकी इन्हें किस तरह से मैनेज कर जा सकते हैं, कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, मैं तो इसमें ये कहूँगा कि किसान भाई बिल्कुल खुले मन से इस बात को समझ लें और स्वीकार भी लें। यदि वो हिसाब लिख कर देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि हम खेती नहीं कर रहे हैं बल्कि खेती का सारा मुनाफा बाज़ार को जा रहा है। ये खेती तो बाज़ार के लिए हम कर रहे हैं। कीड़े लग गए तो बाज़ार में, खाद की ज़रूरत पड़ी तो बाज़ार में, पानी निकालने के लिए, खाद देने के लिए, दवाइयों के प्रयोग के लिए, बेचने के लिए, सब कुछ बाज़ार के पराधीन है। बिल्कुल तो सही बात बाज़ार है की पराधीनता से बचना है और ज़मीन को भी सुरक्षित रखना है। जी। और मैं तो ये कहूँगा कि आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बेरोज़गार बच्चे हैं, उनको जो रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो वो खेती में कैसे सम्मानजनक तरीके से अपना काम करें, इसके लिए भी तो हमको सोचना है। तो हम एक एक बिंदु पर ना सोचें कि केवल उत्पादन बढ़ाएंगे, हम ये सोचें कि हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी, हमारी धरती कैसे ठीक रहेगी, पानी कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारा स्वास्थ्य कैसे सुरक्षित रहेगा और हम देश के लिए बड़ा काम कैसे करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जी। ये अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ, जैसे आपने चीज़ें बताई, सबसे पहले तो देखो, शायद मुझे लगता है जहाँ तक हाँ। कहीं ना कहीं मिट्टी पे काम करना होगा। ये आपकी समक पद्धति जो है, हाँ, ये किस तरह से इसमें कारगर है जी? देखिए बेटा, आपने सवाल बहुत अच्छा करा है। हम अभी यही सोचते हैं कि हम मिट्टी पर काम करेंगे या बीजों पर काम करेंगे या फिर पशुओं पर काम करेंगे, लेकिन हमको सबसे पहले ये सोचना है कि हम अपनी समझ पर काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है जी। यदि हमारी समझ ठीक नहीं है तो मिट्टी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमने ही उसमें कुछ डालकर बिगाड़ा है, हमने ही पशु पक्षियों को ख़राब किया है, हमने ही वनस्पतियों को ख़राब किया है। तो खेती की मुख्य ज़रूरत है समझना,
और समझने का एक आधार है कि हमने देखा कि समझने की वस्तु क्या क्या है। तो प्रकृति की व्यवस्था को समझना है और उत्पादन ज़्यादा कैसे होगा और ज़्यादा आमदनी कैसे मिलेगी उस अर्थशास्त्र को समझना है। तो जो आपने अभी कहा ना कि हमको समक पद्धति के बारे में बताओ, जी। समक पद्धति का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था का स्वरूप है सह अस्तित्व मूलक, अर्थात उसका जो मूल सूत्र है वो सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व का मतलब क्या है? धरती पेड़ पौधों के लिए पूरक है, पेड़ पौधे धरती के लिए पूरक हैं, और धरती पेड़ पौधे मिलकर पशु पक्षियों के लिए पूरक हैं, और पशु पक्षी धरती और पेड़ पौधों के लिए पूरक हैं। जब ये तीनों पूरक हैं तो फिर आदमी विरोध क्यों करता है? तो आदमी को इनके अंतर संबंधों को समझना है। और इसको मैं सरल कर देता हूँ। खेत के लिए खाद बनाना है या खेत अपना खाद कैसे बनाएगा, इनमें कौन सा काम अच्छा है? खेत खुद अपना खाद खाद बनाए तो इससे अच्छा तो खेत कुछ भी नहीं है। जी। हमको दवाई बनानी है या कीड़े बीमारियों का नियंत्रण खेत में खुद कैसे होगा, ये समझना है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में ये पता लगा कि हम जितना लागत और बचाव के तरीकों में या उपचार और चिकित्सा के तरीकों में भागते हैं, उससे ज़्यादा यदि समझते हैं तो प्रकृति में इन सब चीज़ों का नियंत्रण है। बिल्कुल। ये कोई मैंने नहीं बनाया, ये कोई मेरी पद्धति नहीं है। मैंने तो देखा कि प्रकृति का मूल जो सूत्र है वो सहअस्तित्व है। सभी चीज़ें साथ साथ हैं, एक दूसरे के लिए पूरक हैं। और दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, पद्मश्री अवार्ड पर आप इन्हें हैं, पूरी जानकारी इसके बारे में ये देंगे। सर, आपको ये पद्मश्री का अवार्ड जो मिला कृषि क्षेत्र में, मैं इसके बारे में बताओ। आपको बताना चाहूँगा कि ये भारत सरकार की एक बड़ा महिमा संपन्न काम है, और मैं तो देश के सभी किसान भाइयों की ओर से कहूँगा कि किसानों को पद्मश्री सम्मान मिला, और मैं इसको अपने लिए नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि ये कहीं ना कहीं पूरे भारत के किसानों को एक सम्मान मिला, और हम एक सही दिशा के लिए और जिम्मेदारी से काम करें, मिलकर काम करें, और मेरे जैसे अनेक किसानों को बार बार पद्मश्री सम्मान मिले, मुझे बहुत खुशी हुई। वे भी बड़े भाई हैं। वाकई पूरी इंडिया लेवल पे एक ही बंदे को मिलता है, वो जो अलग अलग क्षेत्र से, वो क्षेत्र वाइज क्षेत्र के कृषि हिसाब से क्षेत्र में आपने मिला है। अब मेरे से और भी साथी कई सारे लोग हैं, उनको भी मिला। मतलब उस साल तो आप ही नहीं मिला होगा ना? उस साल भी हम लोगों को 11 लोगों अच्छा, 11 लोगों को मिला था, राष्ट्रीय स्तर पर 11 बहुत बड़ा है अपने आप में, तो सबसे ऊंचा अवार्ड है मेरे ख्याल से। बहुत सम्मान तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिला है। हर व्यक्ति में सम्मान की कामना रहती है, तो कुछ ना कुछ अलग उन्होंने हाँ। कुछ कृषि उद्यमिता जरूर दिखाई बहुत होगी। है, हमारे कई साथी हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम तो किए। थोड़ा सर फील्ड में चले यार, तेरे को थोड़ा सा प्रैक्टिकल से बताइए मेरे को, हाँ, किस तरह से। तो मैं अभी उसमें जो आपने समक पद्धति के बारे में पूछा हाँ था, जी उसको थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जी उसके दो घटक थे। एक तो प्रकृति की व्यवस्था में सहअस्तित्व है। जी। सहअस्तित्व का मतलब है कि ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं, और साथ साथ होने से ज़मीन अपने लिए आवश्यक जितने भी पोषक तत्व ज़मीन बनाती है, वो किसके लिए बनाती है? पौधों के लिए बनाती है। तो उसमें बनाने की क्रिया है, उसको हम कोई सूक्ष्म जीवाणु के रूप में देखते हैं, फिर उसके लिए ज़मीन की भौतिक संरचना को देखते हैं तो जीवांश कार्बन के रूप में देखते हैं, उसके अलग अलग तरीके से नाम से नापतोल करते हैं। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है किसान भाइयों से, हम ज़्यादा गुणागणित में क्यों फंसें? हमें तो सीधी सीधी बात देख रही है कि धरती पर उत्पादन क्रिया मिट्टी में होती है। आप खेत में खेती नहीं करोगे, घास फिर भी पैदा होंगी। जब प्रकृति का नियम है पैदा करना, आप फसल नहीं बोएंगे, घास पैदा करेगी। बिल्कुल जी, कुछ ना कुछ जमेगा। हमको उस नियम को समझना है। तो उस नियम को समझते हैं तो उसका नाम है सहअस्तित्व को हमने समझा। फिर जब सहअस्तित्व समझ में आया तो अब इससे क्या हो जाएगा? इससे पता लगा कि एक ही खेत में एक ही पौधे से गुणात्मक उत्पादन होता है। गेहूँ के एक दाने से 1000 दाने पैदा होते हैं। गन्ने की एक 20 ग्राम की गांठ आप लगाएंगे, उससे 20 किलो भी निकल सकता है, 40 किलो भी निकल सकता है, 80 किलो भी निकल सकता है। तो जब एक इकाई से, एक पौधे से इतना उत्पादन हम ले सकते हैं तो फिर हमारी गरीबी क्यों है? गरीबी का मतलब है हम कहीं ना कहीं बाज़ार के खेल में फंस गए। हमें बाज़ार के खेल से निकलना है। तो बाज़ार से खेल से निकलने के लिए क्या करना है? 4 कामों को अपने अंदर करना है। कौन कौन से? उत्पादन का प्रबंधन, गुणवत्ता का नियंत्रण और प्रसंस्करण, और चौथा मार्केटिंग। जब ये चारों काम हम करते हैं, मिलकर करते हैं, तो फिर पैसा हमारे हाथ में आता है। हम बाज़ार में जाते ही नहीं, बाज़ार से हमारा कोई संबंध पड़ता ही नहीं। अब किसान भाई सवाल करेंगे, हर किसान ऐसे कैसे कर लेगा? भाई हर किसान नहीं करेगा, ये सच्ची बात है। किसान मिलकर ही करेंगे, हम भी मिलकर ही करते हैं। अकेला किसान कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए किसानों के मिलकर काम करने की प्रेरणा अब भारत सरकार तो बार बार विचार कर रही है। कृषक उत्पादक संगठनों का बनाया जाना, 10,000 कृषक उत्पादक संगठन इस देश में बनेंगे,
और एक कृषक उत्पादक संगठन पर 30 लाख से ज़्यादा का अनुदान सरकार दे रही है किसानों को प्रोत्साहन के लिए 3 वर्ष के लिए। ये छोटी बात नहीं है। इस राष्ट्रीय धन से इसका सदुपयोग करते हुए हम गांव के स्तर पर एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये विषय किसी राजनीति का नहीं है और किसी राजनीतिक पार्टी से देश नहीं चलते। देश तो तंत्र से चलता है, उसका एक तंत्र है, उसका एक संवैधानिक ढांचा है। इसलिए हमको बहुत विचार करने की ज़रूरत है कि हम इन सारी बातों पर गहराई से चर्चा करें। और समक पद्धति का मतलब है कि हम प्रकृति की व्यवस्था को समझें, बाजार की लागत के चक्कर से बाहर निकलें और एक दाने से 1000 दाने पैदा होने का जो उत्पादन है उसको सम्मानजनक तरीके से उपभोक्ता को बेचकर इज्जत के साथ पैसा कमाएं और समाज में बहुत हिम्मत के साथ बोलें कि मैं एक किसान नहीं बल्कि मैं एक व्यावसायिक किसान हूं, मैं कृषि के व्यवसाय को समझता हूं। अच्छा ये और बताओ सर मुझे, जैसे मोस्टली ये शुगर बाउल बोला जा, गन्ना बेल्ट है जी, वेस्ट यूपी खासकर, पक्का। तो इसमें गन्ने के साथ में कि इस तरह के कोई है कुछ? देखो बेटा, ये मैं कुछ ज़्यादा कुछ बता नहीं पाएगा, आप ही बताओगे। इसमें गन्ने के साथ यदि हम दूसरी फसल नहीं लगाएंगे तो गन्ने को, उसी बीज को और गन्ने को बार बार खेती करने से खेत में कमजोरी आएगी, बीमारियां बढ़ जाएंगी और गन्ने का उत्पादन गिर जाएगा। हमको रसायनों पर निर्भरता बढ़ जाएगी। जी। सवाल ये उठता है कि बिना रसायनों के प्रयोग के भी हम गन्ने का उत्पादन ना कम होने दें, उसका क्षेत्रफल कम कर लें और उस कम क्षेत्रफल में हम दूसरी फसलों को लगाकर अच्छा उत्पादन ले लें। ये एक ज़रूरत है। अब मैं इसके हैं 2 प्रयोग आपको दिखाऊंगा जी। आप पहले इस प्रयोग को देख सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो दूसरा प्रयोग पहले देख लें। चलो पहले दूसरा देखें फिर यहाँ पे आएंगे। हाँ, कैसे एक फसल दूसरी फसल के लिए काम करती है। एक फसल दूसरी फसल के लिए कैसे काम करती है, वहाँ चल के रहे हम दोस्तों, वहाँ पे चल रही है, वहीं से आपको आगे की जानकारी प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों, अब हम आगे इनके यहाँ पे आगे खेत में सम्यक पद्धति पे हमारी बात हो रही थी और अभी हम जिस प्लॉट पे आए देख सकते हैं ताज़ा गोबर यहाँ पे पड़ा हुआ है इनके यहाँ पे, और ये पावर टिलर भी खड़ा है। किस किस तरह से आगे की व्यवस्था ये बताएंगे हमें। तो किसान भाइयों वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक सामग्री आपके सामने आ जाएगी। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा बाद में फ़र्क बताऊँगा, पहले इनसे एक बार समझ ले। हाँ जी, अब बढ़वा गया थोड़ा सा समय पे। देखिए, वो वहाँ पर मैंने समक पद्धति के बारे में बताया था कि उसमें हम फसलों से ही फसलों का पोषण कैसे होता है इस विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। जी। बाज़ार से खाद लेने, पौधे को तो खुराक की ज़रूरत है, या तो बाज़ार से लाकर डालिए और या फिर खेत में पैदा करिए। अब खेत में पैदा करने के लिए भी मैं कौन सा गोबर का खाद बनाऊंगा, मैं उसमें कितना पेशाब घोलूंगा, ये भी एक बहुत बड़ा एक झगड़े की जड़ हो गई जी। और उसमें किसान फंस गए। कितना गोबर, कितना पेशाब, कितना क्या करना, कैसे। हम कुछ नहीं करते। हमारे पास एक गौशाला है, उसमें 20 गाय, और उन 20 गायों का हम उनको खुला रखते हैं। खुला रखने में उनका जितना भी गोबर उनके पैरों से कट जाता है, बारीक हो जाता है, उस गोबर का ही हम इस्तेमाल करते हैं। हम उसके लिए भी अलग से कुछ नहीं करते, ना वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, ना उसमें कोई कल्चर मिलाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सीधा कार्यक्रम है कि गाय के गौशाला में पैरों से जो कटा हुआ गोबर के टुकड़े हैं वो सभी के सभी इसी शक्ल में हो जाते हैं, जिसको आप देख रहे हो जी यहाँ पे पड़ा हुआ। बिल्कुल 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 जी। और इसको क्या करते हैं, हम इसकी बुरकी ऊपर से लगाते हैं ज़मीन के ऊपर, इसको मिट्टी में नहीं मिलाते। इसको जब भी पानी देंगे तो पानी देने के तुरंत बाद, या जैसे ये नाली बनी हुई है, हाँ जी, इसमें आप देख रहे हैं कि इधर से भी हम इसको फेंक सकते हैं, उधर से भी फेंक सकते हैं। फेंक के पानी लगा दे। तो मिट्टी की परत पर ऊपर ही रहना चाहिए। ज़मीन का मुंह ऊपर रहता है। ज़मीन की सतह पर जितना हम जीवांश, कार्बन, पचा हुआ गोबर या जैसा भी कोई चीज़ आपको डालनी है वो डालिए, लेकिन हल्की मात्रा में डालिए। इसको कुंटलों की ज़रूरत नहीं है। ये 1 बीघे के हिसाब से 50 किलो 60 किलो इतना डालने की ज़रूरत है। और इसकी खूबसूरती क्या है, इसके द्वारा ज़मीन के अंदर जीवाणु और कार्बन का एक निश्चित अनुपात अपने आप बनने लगता है। समक का मतलब है कि सभी चीज़ें साथ साथ अपना काम शुरू करें। हमने खेत में कल्चर डाल दिए, कार्बन था नहीं, तो कल्चर क्या करेंगे। ज़मीन में कार्बन बहुत था, हमने गोबर की खाद खूब डाल दी और वहाँ बैक्टीरिया ही नहीं था। तो हम बैक्टीरिया को और खाद को दोनों को तालमेल कैसे बैठाते हैं कि यहाँ पर हम जैसे गन्ने के साथ में प्याज लगाई तो प्याज ने अपने रस बनाए, गन्ने की जड़ों ने अपनी डिमांड करी और फिर कुछ घास जमती हैं। हम घास का नियंत्रण करते हैं खुरपी से।
इस क्लस्टर वाले गन्ने में जो समक पद्धति से क्लस्टर में गन्ना लगाया गया, इसमें कोई भी हल चलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ट्रैक्टर चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल एक बार खेत को तैयार किया और 5, 6, 8, 10 वर्ष के लिए जब तक आपको गन्ना रखना है, आपको फिर विधिवत इसको समझना है। ये मेरी भी जानकारी में है, आप जब गन्ना बोते हैं, जब मैंने देखा है आप गन्ना बो के भूल जाते हैं कितने साल का हो गया। लंबे टाइम तक एक बार बो के आपका लंबे टाइम तक चलता है, 4, 5, 6, 8 साल वो चलता ही है। जी जी जी। हम उसको बार बार उलट पुलट करते रहेंगे तो ये तो फिर हमारे लिए हर साल का खर्चा हो गया। तो हम इतना ज़रूर करते हैं कि कुछ अभी पिछले 4-5 वर्षों से जो नई नई वैरायटी आ रही हैं उनको चेक करने के लिए हम नई नई पद्धतियों को देख रहे हैं कि किस वैरायटी का मैच्योर होने का कितना समय है, उसमें से गुड़ अच्छा बनेगा, सिरका अच्छा बनेगा, शक्कर अच्छी बनेगी, जूस अच्छा बनेगा, इन सब चीज़ों को जांच रहे हैं। हम मिलों का भी ध्यान रखते हैं, मिलों को भी गन्ने अच्छी क्वालिटी का गन्ना कैसे मिलेगा। सर इसमें जो सैप असली के तौर पर जैसे आप बता रहे हैं इस मॉडल में, तो विविधीकरण के मामले में तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा फसल लेते होंगे आप। विविधीकरण में हमारा दाल, दलहनी, तिलहनी सारी आती है, सभी चीज़ों को लगाकर उसमें अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, जड़ी बूटी, पशुओं के लिए चारा, इमारती लकड़ी। अब जैसे ये पौधा देख रहे हैं, अभी ये इमारती लकड़ी है, ये बकायन का पौधा है। हाँ जी। अभी ये 3-4 साल में ये बकान इतना शानदार। हाँ, ये ऐसे होता है। ये बकान की ये कौन सी है जी? इसको बोलते हैं मालाबार नीम, या इसको मीलिया डूबिया बोलते हैं अंग्रेजी में। ये कितने टाइम का है? ये अभी 3 वर्ष हो गया, इस चौथे वर्ष में लगा है। बताओ 3 वर्ष में तो हाँ, तो बहुत ही हट रहा है। ये बड़ा अच्छा लग रहा है। 10 वर्ष में 8-10 हज़ार रुपये का पौधा हो जाता है अच्छा आसानी से। अभी गांठ में दिखाऊंगा आपको, पड़ियाँ कटी हुई दिखा दूंगा मैं आपको। तो मैं पहले उसी पद्धति पे आता हूँ कि इसमें 2 फायदे हो गए कि ज़मीन जितनी ताकतवर होती जाएगी उतना ही हमारे पौधों को बीमारी और कीड़े नहीं लगेंगे। बिल्कुल, ये किसान भाई सही ढंग से समझ लें। जैसे यहाँ पर हम गन्ने के साथ हल्दी भी लेंगे, गन्ने के साथ धान भी ले सकते हैं, गन्ने के साथ हम सब्जियाँ भी ले सकते हैं, जड़ी बूटियाँ भी ले सकते हैं। आजकल मिलट का बहुत रिवाज आ रहा है, मिलट की खेती भी हम कर सकते हैं। कहाँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जो जगह खाली है, ये जो हमारी सीजनल क्रॉप है, जो फसलें हैं हमारी सीजन के साथ चलेंगी। ये हाँ और जी। जो ये गन्ना है, ये हमारा पेरेनियल बोलते हैं हम लोग, बहुवर्षीय जी। एक बार गन्ना लगाओ 8-10 साल तक चलाओ, ये इसकी ज़रूरत है। तो इनको दोनों को ध्यान में रखते हुए हम एक साल में कम से कम भी 8 से 10 फसल लेने का विचार कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा ये तो बताओ, ये तो टोटल जो काम हो गया, हाँ। जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ाए रखेगा, पौधे पोषण वगैरह भी अच्छा होगा, मगर कीट पतंगों के लिए थोड़ा सा और बताओ, इसके लिए कुछ करना होगा या ऐसे ही हो जाएगा? कीट पतंग का जो कारण है वो है, हमने कहीं भी प्रकृति की व्यवस्था में ताप, दाब, नमी का असंतुलन कर दिया है। पानी ज़्यादा दे दिया है, गलत समय पर दे दिया है, जुताई ज़्यादा कर दी है, गलत समय पर कर दी है। हमने ये जो सारी क्रियाएं अपनाई हैं, रासायनिक खेती की सारी क्रियाएं प्रकृति विरोधी है। इसमें क्या करना है, इसमें हमको देखना है कि प्रकृति की व्यवस्था बनी रहे, ना हमें खरपतवारों को नाश करना है, नियंत्रण करना है। तो जैसे ही हमारे खेत में अनेक प्रकार के पौधों की गंध, जैसे हल्दी के पत्ते से एक गंध निकलती रहती है, प्याज की जड़ों से, प्याज के पत्ते से एक गंध निकलती रहती है, इसमें कीड़ों का नियंत्रण है। आपने देखा होगा, किसान भाई सब जानते हैं, जब बल्ब के ऊपर बरसात में बहुत सारे कीड़े आते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, भाई ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं, एक प्याज बांध देते, तो एक प्याज बांध देते हैं तो वहाँ कीड़े नहीं आते। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, हमने प्याज खेत में ही लगा दी। ये कौन सी बात हुई? ये कोई बड़ा विज्ञान तो है नहीं। ये क्लस्टर मॉडल, अभी क्लस्टर मॉडल बताओ मेरे को। और क्लस्टर मॉडल का मतलब क्या है कि हम 4 गांठों से लगभग 40 किलो गन्ना लेने का टारगेट बनाते हैं जी। 50 भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन हमने एक रिजर्व कर दिया कि 40 किलो हमको लेना है। तो 4-4 गांठ के हम 3 क्लस्टर लगाते हैं 5 फुट की चौड़ाई में। तो खेत में 7.5 फुट की क्यारी चौड़ी है और 5 फुट की लंबाई लेते हैं। तो 5 फुट, जैसे मान लिया, आप देख रहे हैं, अभी देख रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये यहाँ आपको अच्छे तरीके से पकड़ में आ जाएगा। जी जी जी। एक क्लस्टर ये रहा, जो मैं उंगली घुमा रहा हूँ, हाँ, चारों तरफ एक कांक लग रही है, और एक क्लस्टर ये रहा, एक क्लस्टर ये बीच में इनका आ गया, और बिल्कुल एक ठीक क्लस्टर वो है, है, एक क्लस्टर वो आ गया जी, ये बिल्कुल हो गया। तो 4 गांठ का। चार। और इसके लिए आपको ना कुछ गड्ढा खोदना है, ना ही आपको कोई अलग से तैयारी करनी है, केवल कंपोस्ट खाद यदि आपके आपस जो भी कुछ है उसको मिला दीजिए और सही तरीके से जुताई एक बार करके और आप आराम से इसमें प्याज लगाइए। अच्छा, ट्रीलिंग भी अच्छी हो रही सर इसमें, तो वैसे क्या निरोगा चल रहा है, देखिए, ट्रीलिंग देख सकता हूँ, बहुत अच्छी ट्रीलिंग चल रही है, इसमें और पत्ती भी साफ है, गोफ वोफ सब साफ खड़ी है, सारा कुछ है। आप कुछ भी देखिए, बल्कि इस क्लस्टर में देखिए, ये अलग अलग वैरायटी के कुछ पौधे आ गए, तो इसमें देखेंगे तो आप अभी देखेंगे अजी 8-8, 10-10 हो रही है ना, बहुत बढ़िया चल रहा है जी। इधर देखो कितना बढ़िया चल रहा है। हाँ, तो इन सब चीज़ों, तो समक पद्धति का मतलब था कि अब हम प्रकृति की व्यवस्था को समझकर खेती करें।
और फसलों से ही कैसे नियंत्रण होगा कीड़ों का, फसलों से ही कैसे एक दूसरे को खुराक मिलेगी, और फसलों से, अनेक फसलों से हमको ज़्यादा उत्पादन कैसे मिलेगा। देख लो किसान भाइयों, अब खेत की दूसरी ध्वजा पर हम खड़े हैं और आप देख सकते हो ड्रिलिंग कितनी बढ़िया, बिना किसी खाद वाद के, फर्टिलाइजर यानी कि रासायनिक तौर पे कोई चीज़ इस खेत में आई नहीं। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी ड्रिलिंग इस खेत में बन रही है। वैरायटी और बता दीजिए कौन सी हो। देखिए यहाँ वैरायटी 3-4 वैरायटी हैं, हाँ जी। लगभग सभी एक जैसी हैं। हाँ जी। यहाँ पर 85 है, 88 भी अभी हमने रखी हुई है जी। और उसके साथ साथ में 23 है, 35 है, 14201 भी है। और यहाँ पर नई और पुरानी सभी वैरायटियों को इस तरीके से जांचते रहते हैं कि कौन सी ठीक निकलेगी, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में हम कोई गलत निर्णय ले लें। बिल्कुल सही बात है जी। तो उन सभी को जांचते हैं। हाँ, बाकी जो मैं देख रहा हूँ रंग ढंग बिल्कुल अलग ही है जिसके। वैरायटियों में थोड़ा बहुत ही अंदर रहता है, कोई थोड़ा सा टिलर्स कम लेती है, कोई ज़्यादा लेती है, लेकिन एक और खूबसूरती है जी जी जी। जो टिलर ज़्यादा लेती है बाद में गन्ने का बनने का क्रम उसमें भी उतना ही रहता है, और जो कम लेती है उसमें भी उतना ही रहता है, क्योंकि आप पावर ऑफ आप बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। हाँ, जो डिस्टेंस है और जो इनटेक है ना, रूल ऑफ डिस्टेंस का। हाँ जी। हाँ, वो जितना उसको मिलेगी उतना वो गन्ना बनाएगा। जी जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जो भी चीज़ें थी आपके सामने रख दी, और एक बार क्लस्टर मॉडल में आपको इनका और दिखाऊंगा जिस साइड पे इन्होंने खाद वगैरह का सेवन ये कराते हैं, यानी कि गोबर की खाद का, और सीधा सीधा खेत में, वो और दिखाता हूँ आपको एक बार। खाद का मतलब यहाँ रासायनिक खाद से नहीं है। जी जी बिल्कुल, जैविक में गोबर की खाद बोल दिया मैंने पहले ही। खाद है, या वो खाद ऐसे भी हो सकती है कि प्याज ने गन्ने को क्या दिया। जी, अच्छी बात है। लहसुन ने गन्ने को क्या दिया, वो भी खाद है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं पहले ही बोल दी गोबर की खाद है। अभी हम वहीं पे चलते हैं जहाँ पे इन्होंने इसका सेवन करा रखा है। तो भाइयों, क्लस्टर मॉडल समझाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे इन्होंने गोबर की खाद वगैरह डाल रखी है, और सबसे बड़ी बात है ये ताज़ा गोबर है। किस तरह से व्यवस्था करी, किस तरह नहीं, पहले तो क्लस्टर मॉडल दिखाओ जी आप, ये किस तरह से आप उधर भी समझा रहे तो साइड मुझे। देखिए, बड़ी सहज बात है जी। किसान भाई ये समझ लें कि जैविक खेती भी किसानों के लिए बड़े फायदे की खेती है, बस उसमें एक खुली छूट थी कि किसान के खेत में यदि कोई कीड़े बीमारी आ जाए, या किसान के खेत में कोई कल्चर और खाद की आवश्यकता बने, तो वो बाज़ार से भी ले सकता है, केवल उन कंपनियों का माल जिनका वो रजिस्ट्रेशन है या जो सर्टिफाइड कंपनी है जी। तो वो किसानों के लिए एक उलझन का विषय था। बिल्कुल। क्योंकि कंपनी उसमें चालाकी से काम कर रही थी और किसानों की समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर भारत सरकार ने सोचा कि इसको प्राकृतिक खेती में बदल कर देखें। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि अब हम बाज़ार से भी कुछ ना लें, और गाय को केंद्र में रखकर या अपने घर में ही जो कूड़ा कचरा है उसको अच्छे तरीके से ज़मीन के साथ में किस तरीके से काम करें, सहफसली खेती बनाएं, और उसमें भी सहफसली खेती और खेत की चीज़ें खेत पर बनाने के बारे में कहा गया। वो किसानों के लिए और भी अच्छा उनको लगा कि सरल है, लेकिन जितनी बात होती है इतना सरल नहीं होता। उसमें काफ़ी कुछ, मान लिया कोई आदमी कह दे कि बस मैं तो गाय के गोबर और पेशाब डालने से मैं खेती कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। खेती का अपना एक विज्ञान है। खेती बिना सहफसली, और सहफसली का मतलब ही विविधता से है। यदि आपने विविधता को नहीं समझा है तो आप सहफसली खेती नहीं कर रहे हैं। आप हो सकता है एक खेत में कई फसल लगाते हों, और लोगों को दिखाने के लिए हो सकता है कि आप बता दें कि मैं तो अपने खेत में 20 फसल लगाता हूँ, 100 भी लगा सकते हो, लेकिन मुद्दा है कि किसान ने पैसा क्या निकाला, और किसान ने खाद नहीं दिया तो वो कैसे, कहाँ से खाद की पूर्ति हुई। किसान के खेत में कोई बीमारी नहीं आई तो क्यों बीमारी नहीं आई। ये विज्ञान यदि हमको समझना है तो इस खेती का नाम था समक पद्धति। समक पद्धति का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था में ज़मीन अपना खाद कैसे बनाती है, कीड़े बीमारियों का नियंत्रण कैसे होता है, उत्पादन अधिक कैसे होगा, एक फसल से होगा कि अनेक फसलों से होगा, और हम उस उत्पादन को यदि सही ढंग से बिक्री कर लेते हैं तो हमारे हाथ में मोटा पैसा आता है। तो इस आधार पर एक सम्मानजनक सही पैसा कमाने का और सही ज़िंदगी जीने का तरीका है समक पद्धति। इसका सिद्धांत यह है कि खेती करके नहीं समझेंगे, समझ कर करेंगे जी। एक होता है करके समझना नहीं होता, करके झेलना होता है। हमने कर दिया, गलत हो गया, झेलेंगे अब, लेकिन हम ही कह रहे हैं समझ कर करो। मुझे मान लें ये लाइन है, आप इसको दिखा सकते हैं। अब इस लाइन में आप सारी चीज़ें देखिए, आपको मैं कई चीज़ बताऊंगा जी। पहली चीज़ कि हमें इस लाइन में यदि 30 मीटर में हमारे 1.5 मीटर के हिसाब से हमको 90 क्लस्टर बनाने, तो 90 क्लस्टर के लिए यदि मुझको 9 चौक 36 360 गांठ की ज़रूरत है, तो मुझे 360 गांठ इसमें लगानी है। अब आप इस पूरी क्यारी में एक गांठ कम नहीं निकाल सकते,
ये है कृषि का विज्ञान। जी ये ऐसा नहीं कि मैंने एक खेत में 10 कुंटल गन्ना 20 कुंटल गन्ना डाल दिया, अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया और पता लगा खेत में कहीं ज़्यादा खड़ा है और कहीं कम खड़ा है। तो ये खेती का एक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के आधार पर हमने पहले गन्ने के बड़ को लगाया। बड़ को कितनी गहराई में लगाना है, ना गड्ढा खोदना है। गन्ना बाँस कुल का पौधा है और इसकी जो जड़ें हैं वो सतह पर ही फैलती हैं। हमने इसको सतह में फैलने का अवसर दिया। अब इस अवसर को यहाँ समझ लीजिए। देखिए ये बीच का क्लस्टर है जी। इस क्लस्टर के इधर का एरिया भी खाली है जी। इस क्लस्टर का उधर का एरिया भी खाली है, बिल्कुल खाली है जी। इसका ये भी खाली है जी। और इसका ये भी खाली है। जी जी जी। अब इस क्लस्टर पर आ जाइए। देखो थोड़ा दूर से दिखाऊं दर्शकों को। अब इस क्लस्टर पर आइए। हाँ जी। इसका ये भी खाली है, हाँ जी। इसका ये भी खाली है, इसका ये भी खाली है और ये भी खाली है। जी जी। हर क्लस्टर का चारों तरफ खाली है। हवा धूप और सब धूप हर चीज का इसके- अच्छे से संचार इसमें होगा। इसके लिए कोई आपको देश दिशा काल के अलग से विज्ञान को लगाने की जरूरत नहीं है, कोई विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। केवल धरती में अपनी उत्पादन व्यवस्था को ध्यान में रखकर निश्चित क्षेत्रफल के साथ में निश्चित पौधों की संख्या को नियोजित करना है और इसमें मेहनत कम है। हम इसकी 2 नलाई करेंगे, गन्ना हो जाएगा। अब नलाई के बाद में हम खाद कैसे देते हैं, अब ये सवाल तो उठेगा भाई जी, जी, खेती जी। कैसे कर रहे हो। तो गौशाला में जो भी गायों के पैरों के नीचे गोबर की कट जाता है, बारीक बुरादे जैसा हो जाता है। अभी जैसे बारिश आई या बारिश आने वाली है, हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके आप देख रहे हैं इस पर फैला दिया। जी। ये देखिए इसके नहीं फैला रखा, बारीक बारीक फैला रखा है। इसकी फैलाने में कितना समय लगा, कुछ ज्यादा नहीं है। बारिश से पहले गिर रखा मेरे ये ख्याल बारिश से। से पहले। बारिश से पहले गिर रखा। अब क्या होगा, बारिश की बूंद इस पर गिरेंगी हाँ जी। और इसका रस जमीन के अंदर जाएगा। अब देखिए क्या, अब इसको कुछ बनाना था क्या, ना पानी में घोलना, ना पानी के साथ घोलना, ना इसमें घोलना, ना उसमें घोलना। मुझे एक चीज जमी जी, ऊपर गिरने के बाद में जैसे ऊपर से हो गया जमीन में कड़वापन खट्टापन कुछ ना कुछ तो आता होगा मुझे, तो कीड़ा वगैरह तो नहीं लगेगा फिर मिट्टी में? नहीं लगेगा, लग रहा मुझे तो कीड़े का। आप कहीं भी आप और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, बायोलॉजिकल इनपुट बढ़ जाएंगी, कार्बनिक अम्ल बनेंगे जमीन में, सब बनेगा। हम्म। जब खाने को मिल गया तो सारे रस बनेंगे। जी 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 जी। सारे रस बनेंगे तो पौधा चलेगा। बिल्कुल अच्छी बात है अब जी। पौधे ने अपना फुटाव शुरू कर दिया। आप देखिए नहीं ट्रिलिंग देखो दोस्तों, यहाँ भी ट्रिलिंग स्टार्ट है, ये कर दिया, यहाँ भी ट्रिलिंग स्टार्ट है, इधर भी ट्रिलिंग है। टोटल प्लांट ट्रिलिंग फेज पे लगे हुए हैं जी। ये सब अपने आप करेंगे। तो कितना शानदार, ये तो होगा आपका क्लस्टर मॉडल। हाँ। इसमें 3 ये 4 तो यहाँ पे बन रहे हैं, 4 यहाँ पे बो रखे, 4 बीच में बो दिए। समझिए दोस्तों, 4 यहाँ पे दोहरे पे और 4 इस दोहरे पे बो दिए, 4 बीच में और फिर आगे 4 ऐसे बो दिए, तो ये 3 एक जगह बन जाएंगे। ठीक है जी। और बाकी आगे 3 बनते चले जाएंगे 3 को। तो सब पे सामान्य तरह एक जैसा स्पेस सबको मिलेगा, तो कोई झंझट नहीं है जी कहीं भी।